नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा चल रहा था बीए सेकंड सेमेस्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। चाहे कहीं से भी कितना भी डीपली क्यों ना पूछ ले, हर क्वेश्चन आपका फंसेगा अगर आप शुरू से क्लासेस देखते होगे। मैंने आपकी थ्योरिकल पूरी पढ़ा दी, ठीक है, साथ में अति लघुत्तम क्वेश्चन पढ़ा दिए। इससे पहले दो वीडियो में सभी यूनिट डाल रखी हैं। अब मैं ये आपके दो वीडियो भी बनाऊंगा और सारी यूनिट खत्म हो जाएंगी। चार वीडियो चार यूनिट, एक वीडियो में चार यूनिट और एक वीडियो में चार यूनिट, ठीक है। तो दो वीडियो मिलेंगी आपको बहुविकल्पी क्वेश्चनों की, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चनों की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन के यहाँ पर देखने वाले हैं। कह रहा है प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है, उसको ही आपको चुनना है, ठीक है। तो हमारा तो आपको बताइए है कि दिल्ली सल्तनत से लेकर स्टार्ट होता है इसमें, और कहां पर आप कहोगे मुगल सल्तनत, जब तक मुगल जो होता है, मुगल सल्तनत जब खत्म होता है, मतलब ये तो होता है 1206 से लेकर 1500, 1206 से लेकर 1526, और फिर 1526 से लेकर ये आपका औरंगजेब का समय काल समाप्त होता है, शिवाजी आ जाते हैं, ठीक है। मुगल 1526 और फिर शिवाजी आते हैं तुम्हारे 1627 के फिर में। तब तक आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। 1627 में जन्म होता है शिवाजी का, उसके बाद में 70 मतलब 1680 तक का कार्यकाल देखने को मिलेगा यहाँ पर। कितना? 1680। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, धैर्य का आपको सुनते रहना है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि आपको पता है दिल्ली सल्तनत का बात करते हैं, वंश रहे थे गुलाम खिलजी, गुलाम खिलजी, तुगलक और सैयद और लोधी वंश। ये आपके वंश हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पांच वंश रहे हैं। कितने? पांच वंश रहे हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, ऐबक था। अंतिम शासक कौन था? बात करते हैं बलबन का, वो था जिसे हम क्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूमरस। क्यूमरस, या फिर कभी कभी आपको कैको बात भी दे देता है, ठीक है। बात करते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन सा? आप हो गए जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन आपको आपको मिलेगा जलालुद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक हो जाएगा नसरुद्दीन। बात करते हैं नसरुद्दीन शाह। अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन नहीं, खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक था सुसरो शाह। कौन था? सुसरो शाह। फिर क्यों हो रहा है अभी? कोई बात नहीं। सुसरो शाह आपको देखने को मिलेगा अंतिम शासक। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक आपको देखने को मिलेगा। अंतिम शासक हो जाएगा नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन, ठीक है। नसरुद्दीन शाह आपको देखने को मिल जाएगा। सैयद वंश का आपको पता है खिरज खां हो जाता है। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिरज खां हो जाता है। अंतिम शासक शाह आलम हो जाता है। कौन? शाह आलम हो जाता है। और बात करते हैं लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था भाई? आप कहोगे इब्राहिम, इब्राहिम लोधी, जो बाबर से युद्ध करता है। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत यहाँ पर इतना जो वंश है, पांचों वंश, प्रथम शासक, अंतिम शासक पूछते हैं एग्जाम में, तो ये आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना है, इनको याद कर लेना है, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आएगा कौन? गुलाम वंश। और गुलाम वंश में कौन? इसका ऐबक हो जाता है संस्थापक, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में के उपरांत मोहम्मद गौरी ने अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मैं आपको बता दूं, तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1192 में। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच। दूसरा भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मगर पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। किसके सहयोग से? तो जयचंद, मतलब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है जयचंद। जयचंद सहायता किसकी करता है? सेकंड वाले में गौरी की सहायता करता है। उसके बाद यहां पर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद फिर एक युद्ध होता है 1194 में, जिसे कहते हैं, बात करते हैं चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं? चंदावर का युद्ध, जो किसके बीच होगा? जयचंद के बीच, जयचंद के बीच और गौरी के बीच आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मद गौरी के बीच। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना, ये तीन युद्ध लगातार थे यहाँ पर, ठीक है, गौरी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के उपरांत मोहम्मद गौरी ने अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार किसे नियुक्त किया था?
तो बात करते हैं, मोहम्मद गौरी एक गुलाम लेकर आया था, गुलाम। तो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करके और ये गौर प्रदेश वापस लौट गया था। ठीक है, तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। ये कब हुआ था राज्याभिषेक? ये सिंपली हमसे पूछ रखा है। तो मैंने कहा था ए बक, बक भाई क्यों नहीं बोल रहा है? तो वो कह रहा मैं चब रहा हूं, मैं चब रहा हूं, मैं जुलाही कर रहा हूं मुंह के अंदर, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 24 जुलाई 1206। ये मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, थ्योरिकल पढ़ा रहा था तब। तो ध्यान रखना, 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा, तो 1206 तो आपको याद ही होगा साथ में, बस आपको 24 जुलाई याद करना है, वो मैंने याद आपको करा दिया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, दास वंश का प्रथम शासक कौन था? अथवा भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अथवा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश अभी हमने देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक हो जाता है। अगले बात करते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? तो प्रारंभ की बात करते हैं, सिर्फ एक ही मंजिल बनी पाई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जिसने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और एक ही मंजिल बना पाया था, पूरी प्रकार से तैयार नहीं हुआ था। अगले बात करते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा देखें, कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार की एक मंजिल तो बनवाई थी किसने? ऐबक ने बनवाई थी, ऐबक ने बनवाई थी। फिर इसका दामाद आता है जो 3 मंजिल और बनवाता है, टोटल जाकर 4 मंजिल हो जाती है। तो 4 मंजिला जो इमारत होती है वो कौन बनवाता है? आपको इल्तुतमिश। कौन बनाता है? इल्तुतमिश यहां पर बनवाया था, इल्तुतमिश। ठीक है, और उसके बाद में ये चौथी मंजिल तो होती है, वो बिजली के कारण टूट जाती है, बिजली गिर जाती है इस पर, तो ये टूट जाती है। उसके बाद ये 5 मंजिला, अब देखोगे तो ये 5 मंजिला बनी हुई है, और ये किसने बनवाई है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इतनी यहां पर थोड़ी सी कहानी है, इसको याद रखना। तो बात करते हैं, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना करते थे। तो इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है। अगले बात करेंगे, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला पहली बार किसने लगाया था भारत के अंदर? तो वह लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले लगाया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो जाती है? तो इसके बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था, आंसर हो जाएगा को बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है, उसका दामाद आ जाएगा, आप इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश किसका दास था? तो इल्तुतमिश आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और अपने दास से ही अपनी बेटी की शादी भी कर देता है। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। अगली बात करते हैं, दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अथवा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। ठीक है, मगर जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश के दामाद को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार क्वेश्चन इसीलिए बनता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं? ऐबक लगाते हैं। मगर दास वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह था इल्तुतमिश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले बात करते हैं, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश क्या था? आप कहोगे यह एक तुर्क था। कौन था? इल्तुतमिश एक तुर्क था। अगली बात करते हैं, किस शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? तो बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर राजधानी थी, मगर जैसे ही इल्तुतमिश आता है अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहां ले आता है? दिल्ली ले आता है। अब राजधानी कहां पहुंच गई है? दिल्ली पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं, सल्तनत इल्तुतमिश का वजीर था, सॉरी सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था। अब बताना है इल्तुतमिश का वजीर कौन था, ये आपको यहां पर चुनना है। ठीक है, इल्तुतमिश का वजीर कौन था? देखेंगे, मलिक इजुद्दीन शालारी, ये तो सारे कुछ है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा मलिक निजामुल मुल्क जुनैदी, ये यहां पर बिल्कुल सही है। तो सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर जो था वो था मलिक निजामुल मुल्क जुनैदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और बीए एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगले बात करते हैं, 40 मुगलों के दल जिसे तुर्कान ए चहलगानी भी कहते हैं, इसका संगठन किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन, मतलब इसकी नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसको किया था, और बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। अगले बात करते हैं, इक्तेदारी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? जो इक्तेदारी व्यवस्था थी वो किसने प्रारंभ की थी?
तो इक्तादारी व्यवस्था जो थी वो भी किसने की थी, इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। ये भी बात आपको ध्यान। अगले बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, एक तो चांदी का हुआ करता था टंका और तांबे का हुआ करता था जीतल, प्रारंभ किए थे। किसने प्रारंभ किए थे ये बताना है। अथवा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने प्रथम बार तांबे की मुद्रा के रूप में प्रस्तावित किया था, अब बताना है टंका के लिए। तो देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा टंका जो है वो किसका बना हुआ था, या जीतल जो है वो किसका बना हुआ था। जीतल पीतल तांबा ऐसे याद कर लो, ठीक है, और चांदी का डंका बसता है ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये दोनों की दोनों किसने लाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे सिक्के, टंका और जीतल। अगले बात करते हैं, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। तो मैंने कहा था एक मंजिल तो ऐबक ने बनवाई थी, मगर जो 4 मंजिला उसके बाद तैयार कर दी थी पूरी प्रकार से, वो की थी इसने, मुख्य भाग किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था इल्तुतमिश ने, इसके दामाद ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। अगली बात करते हैं, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था, इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा था, तो इसकी बेटी हुआ करती थी, इसका नाम था रजिया सुल्तान, एकमात्र दिल्ली शासिका रजिया सुल्तान। तो अब देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया किसकी पुत्री थी, अथवा रजिया के पिता कौन थे। तो रजिया के पिता अभी हमने देखे कौन थे, इल्तुतमिश थे। अगले बात करते हैं, रजिया बेगम गद्दी पर कब बैठी थी। तो मैंने कहा था इसके बारे में आपको, जब लगे उतने क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो 1236 से लेकर 1240 का जो कार्यकाल है वो आपको रजिया बेगम का देखने को मिल जाता है। तो 1236 में कौन बैठी थी, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। अगले बात करते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, अथवा दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो बात करते हैं, वह थी रजिया बेगम। कौन थी, रजिया सुल्तान, जो आपको देखने को मिलेगी 1236 से लेकर 1240 तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, किस मुगल को रजिया का विशेष कृपा पात्र समझा जाता था। तो इसका एक बात करते हैं, मनसदार हुआ करता था जिससे घोड़े वगैरह पालता था, ठीक है। बात करते हैं, मनसदार हुआ करता था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। कौन था, जमालुद्दीन याकूत। याकूत को रजिया का प्रेमी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था, तो रजिया सुल्तान जो थी वो अल्तुनिया को हराने के लिए गई थी, मगर अल्तुनिया ने उसको बंदी बना लिया। उसके बाद रजिया ने अपने मोह जाल में फांस कर अल्तुनिया से शादी कर ली। तो रजिया का विवाह किससे हुआ था, तो आप कहोगे अल्तुनिया से हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर क्या नाम लिखा हुआ है, क्या अंकित है रजिया सुल्तान का नाम। तो आप कहोगे रजियत उद्दीन। कौन है, रजियत उद्दीन, इसके सिक्कों पर लिखा हुआ है रजिया का नाम। भी ध्यान रखना है, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर क्या नाम है उसका, तो आप कहोगे रजियुद्दीन। कौन है, रजियत उद्दीन। अगले बात करते हैं, रजिया बेगम की मृत्यु कब हुई। मैंने अभी कहा था 1236 से लेकर 1240 का कार्यकाल किसका होगा, रजिया सुल्तान। तो 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बलबन के बारे में देख लेते हैं, दास वंश का महान शासक कौन था। तो दास वंश का महान शासक कौन हो जाता है, तो वह था बलबन, क्योंकि बलबन की जो कूटनीति थी वो बहुत ही अच्छी थी और ये बहुत समय तक कार्यकाल करता रहा गुलाम वंश के अंतर्गत। तो बात करते हैं, दास वंश या गुलाम वंश भी कहते हैं इसे, दास वंश का महान शासक कौन था, तो आप कहोगे बलबन सबसे महान शासक हो जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, बलबन गद्दी पर कब बैठा। तो जो बलबन जो था वो गद्दी पर कब बैठा था, ये आपको बताना है। तो बलबन जो था 1265 में गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, 1265 में गद्दी पर बैठा। इसकी डेट बहुत याद रखना है, डेट बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। निम्नलिखित, क्योंकि बीए में डेट बहुत पूछी जाती है, तो निम्नलिखित शासकों में से किसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, ये अपनाई थी बलबन ने, ठीक है। अगली बात करते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने कहा था कि राजत्व का कोई बंधुत्व नहीं होता। जो राजत्व है उसका कोई बंधुत्व नहीं होता, वह कहा था बलबन ने। किसने कहा था, बलबन ने कहा था राजत्व की कोई बंधुत्व नहीं होता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां रखा है, किस सुल्तान ने 40 अमीरों के दल का नाश किया। तो सभी को पता है इल्तुतमिश ने इसे भर के तैयार किया था और बलबन इसका खुद सदस्य हुआ करता था। ये जानता था कि 40 राज्य के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, मेरा राज्य पाट भी छीन सकते हैं, तो इसीलिए बलबन ने 40 दल को ही समाप्त कर दिया। जिस प्रकार से रजिया, अगर 40 दल नहीं होता तो रजिया शासिका बहुत समय तक बनी रहती, क्योंकि 40 जो थे वही उसकी सबसे ज्यादा कमजोरी बने। अगली बात करते हैं, किसके शासनकाल में
निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो निरंकुशता बलबन के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगले देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा है किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं हुआ था, वो अपने जो राज्य के अंतर्गत ही वो अपने राज्य को ही सुधारने में लग गया था। तो वह कौन था? वह था बलबन। वह कौन था? बलबन था। इसीलिए इसे निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी ये कहते हैं, क्योंकि ये खुद अपने साम्राज्य को ही सुधारने में लग गया था। इसीलिए इसने सबसे बात करते हैं बहुत समय तक इसने सल्तनत पर अधिकार भी कर रखा था अपना। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? बलबन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले बात करते हैं बलबन के शासनकाल में बंगाल के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था। तो बलबन के शासनकाल में किस सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल में जो बुगरा खां था, जो बुगरा खां था उसने विद्रोह किया था। ठीक है, अगले बात करते हैं। चलो, अमीर खुसरो जो कि एक महान पारसियन कवि था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अमीर खुसरो कैसे कवि थे, कहाँ के कवि थे? तो ये एक पारसियन कवि थे। कैसे थे? पारसियन कवि थे। किस शासक के दरबार में रहते थे? तो किस सरकार के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो जो थे वो बलबन के दरबार में रहा करते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन। अगले बात करते हैं, बलबन की मृत्यु हुई थी। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो बलबन की मृत्यु कब हुई थी? बलबन की मृत्यु हुई थी 1287 में। कब हुई थी? बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 में। कुछ समय आपको दे रहा हूं मैं। अगली बात करते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अभी मैंने बताया था, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसे हम देखो, अगर कैकुबाद दे रखा है तो कैकुबाद लगाएंगे, क्योंकि कैकुबाद का बेटा होता है फिर क्यूमरस। तो क्यूमरस यहाँ पर दे रखा है तो हम क्यूमरस की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक, कभी कभी आपको कैकुबाद भी देगा और कभी कभी आपको क्यूमरस देगा। अगर क्यूमरस ऑप्शन में नहीं है तो आपको कैकुबाद लगाना है, अगर क्यूमरस ऑप्शन में है तो आपको क्यूमरस ही लगाना है, क्योंकि क्यूमरस किसका बेटा था? कैकुबाद का। कैकुबाद किसका बेटा था? बलबन का बेटा था। तो इस प्रकार से थोड़ी सी कहानी है यहाँ पर। अगले बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अब यहाँ पर आता है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। तो बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने किस सुल्तान का वध करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था। तो भाई यहाँ पर क्यूमरस भी दे रखा है, कैकुबाद भी रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्यूमरस लगाएंगे, क्योंकि क्यूमरस अंतिम शासक है, तो इसीलिए हम क्यूमरस ही लगाएंगे। अगले बात करते हैं, कभी कभी आपको कैकुबाद भी यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, अथवा खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, अथवा खिलजी वंश की स्थापना किसने? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगले बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का की स्थापना की थी, कब की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, कब की थी? जलालत भरी हुई थी, उसे किसी का न भय भय नहीं था। तो भय मतलब नभय। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? 1290। अगले, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? बताएंगे। सिद्दी मौला का विद्रोह, तो बात करते हैं सलीम का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। खुर्रम तो शाहजहां कहते हैं, तो ऐसा कुछ यहां पर देखने को तो मिलेगा नहीं। ना ही सलीम का विद्रोह होगा, यहां हो जाएगा सीदी मौला का विद्रोह। किसकी? सीदी मौला का विद्रोह यहां पर देखने को मिलेगा। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख घटना थी सीदी मौला का विद्रोह। अगले बात करते हैं, मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह किया था। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये कब किया था? 1291 में। कब किया था? 1291। छज्जा निकला हुआ है, ये क्या कर रहे हो भाई? 91 है ना, 91 ऐसे याद कर लो इसे। अगली बात करते हैं, किस सुल्तान का वध करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया था, और उसकी बेटी से, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से इसने शादी भी कर ली। ये आपने पद्मावती मूवी में देखा होगा। अगली बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक कब बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली खिल उठा तो नाचने लगेगा। 9 और 6 कहां पर है? नाचने। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक कब बना था? 1296 में। अगली बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ठीक है, देखेंगे।
अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसप्पा था, गाजी मलिक था, जूना खां था, या फिर बात करते हैं अला उल मुल्क था। तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपने देखा होगा जो पद्मावती मूवी है उसमें जो एक्टर है ना, जो उसमें जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बनता है वो बहुत गुस्से में रहता है ना। आपने देखा होगा उसका मुंह बहुत गुस्से में लगता है, जैसे कि बहुत गुस्सा हमेशा। तो बात करते हैं गुरसप्पा, इस प्रकार से इसको याद कर लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? गुरसप्पा देखने को मिल जाता। उलूग खां बलबन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवनागरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवनागरी पर आक्रमण कब किया था? तो देवों की नगरी में क्या करती हैं भाई? आप कहोगे परियां नाचती हैं, तो नाचती 9 और 4, तो आप कहोगे 1294 में। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1294 में आक्रमण किया था। उसके बाद वापस आया और 1296 में अपने बात करते हैं उसके भतीजे ने मार दिया। ठीक है, उसके बाद में वो गद्दी हासिल कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? ही चित्तौड़ है पद्मावती वाला, तो आपको 1303 में किया था। चित्तौड़ में 3 देख लेना, चित्तौड़ तौड़ में तारा है तो ता से 3 3 बन जाएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा 1303। अगली बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ पर आक्रमण कब किया था? मारवाड़ में एम कैसा बनेगा? ऐसे इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे यहाँ बन जाएगा 8 भी बनेगा और 3 भी बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1308 में। अगली बात करते हैं, सल्तनत काल में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी किसने की थी? क्योंकि सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का जो था वो दक्षिण की ओर प्रस्थान करने लगा, अपना विस्तार दक्षिण की ओर करने लगा। उत्तर भारत में तो उसका विस्तार था ही था, साथ में दक्षिण की ओर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। और इसी को मिलता है मलिक काफूर हिजड़ा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगले बात करते हैं, मलिक काफूर किसका सेनापति था जिसे गुजरात से उठाया था? ये एक हिजड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में भी। ठीक है, कि मलिक काफूर कौन था? तो ये गे था, गे भी ले देगा कभी कभी, कभी कभी हिजड़ा भी देखने को मिलेगा। तो मलिक काफूर सेनापति था किसका था? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे दक्षिण अभियान सौंप दिया था इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य अपने किस सेनापति को सपूर्द कर दिया था? तो वह था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर को इसने दक्षिण विजय के लिए भेजा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, दक्षिण भारत के किस पराजित शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो वह था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, अगली बात करते हैं, हाजी मौला ने किस शासक के समय में विद्रोह किया? हाजी मौला ने किस शासक के समय में विद्रोह किया था, ये बताना। तो हाजी मौला ने किस शासक के समय विद्रोह किया था? देखो, शासक की बात करेगा तो वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उस समय कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही से मतलब बात करते हैं लड़ाई पर गया था। ठीक है, तो इसलिए हाजी मौला ने किस शासक के समय विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका राइट होगा ज्यादातर। अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं है तो आप जलालुद्दीन खिलजी लगा सकते हो। बात करते हैं, नबीन मुसलमानों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? नबीन मुसलमानों का विद्रोह, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और नबीन मुसलमानों मतलब जो हिंदू हुआ करते थे उनको मुसलमान बनाता था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में। अगली बात करते हैं, कौन सा शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है, अथवा बाजार में मूल्यों का नियंत्रण किस शासक का है? तो आप कहोगे ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने बाजार नियंत्रण नीति चलाई थी। अगली बात करते हैं, अपने सैनिकों को पूर्णतः नगद भुगतान करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो नगद भुगतान क्या था? लूटता था और नगद भुगतान करता था, वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगले बात करते हैं, सेना में उपाधि को किसने प्रस्तावित किया था? तो सेना में उपाधि दी थी, बड़े बड़े पद भी दिए थे, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगली बात करते हैं, किस भवन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था? तो बात करते हैं, अलाई मस्जिद बनवाई थी, अलाई दरवाजा बनवाया था, और बात करते हैं हजार सितून महल बनवाया था, मगर बात करते हैं पंच महल इसने नहीं बनवाया था। ठीक है, अगली बात करते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला कासगंज। तो यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, पटियाला में हुआ था।
अगले बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस भाषा में लिखा है? तो किस भाषा में लिखा है? मैंने कहा था एक ही है, सॉरी अमीर खुसरो की बात रही, हाँ तो फारसी भाषा में, ठीक है ठीक है। अमीर खुसरो क्या था? ये फारसी भाषा का ज्ञाता था, तो फारसी भाषा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले बात करते हैं, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खजाइन उल फुतह, खजाइन उल फुतह ग्रंथ का संबंध किससे है? खजाइन उल फुतह का संबंध किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। किससे है? अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फुतह ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी पहली बात तो 2 जनवरी आपको याद रखना है, उसके बाद में 1316 याद रखना है। तो 2 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अगले बात करते हैं, तोता हिंद का तोता या फिर तोता ए हिंद नाम से किसे जाना जाता है? ये तो सबको पता होगी, अमीर खुसरो को जाना जाता है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, अथवा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वह हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब की गई थी? गया कहाँ गया भाई? दूर गया, 2 से दूर गया। तो 1320 में क्या हुआ था? तुगलक वंश की स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के तहत। अगले बात करते हैं, सुल्तान बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक जो था वो कहाँ का सूबेदार था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का था? नहीं नहीं नहीं, बदायूं का नहीं था, बदायूं का नहीं था, ये था तुम्हारे दीपालपुर का। कहाँ का? दीपालपुर का सूबेदार हुआ करता था सुल्तान बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? तो ये दीपालपुर का सूबेदार हुआ करता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, मगर ये बहुत आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है इसके लिए। अगले बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? गया भाई, छोड़ के चला गया, तो मतलब 25 हो जाएगा, 25। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1325 में। अगले बात करते हैं, अब यहां पर देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा? मोहम्मद तुगलक भी दे दे कभी कभी, और कभी कभी मोहम्मद बिन तुगलक देगा, तो दोनों के बारे में याद रखना, इसलिए यहां पर 2 बार दे रखा है, मोहम्मद तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों एक ही के नाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक कब बना या फिर गद्दी पर कब बैठा? तो जब गयासुद्दीन तुगलक मरेगा उसी के बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठेगा, जो एक अयोग्य सेनापति था। अगले बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर किस नगर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी? अथवा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी कहाँ पर? देवगिरी अथवा दौलताबाद इसने इस प्रस्तावित की थी, मगर ये भी पूरी प्रकार से योजना नहीं हो पाई। वहां पर कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग अधवर में ही अपनी स्थिति ग्रहण कर चुके थे, कुछ लोग मर चुके थे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसका राजकोष जो था वो भी खाली हो गया था। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस धातु में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, उसके बाद लोग घर घर अपने घर घर में तांबे के सिक्के छापने लगे, क्योंकि इस पर कोई मोहर नहीं हुआ करती, तो इसलिए ये भी इसकी योजना असफल रही थी। तांबे के सांकेतिक सिक्के किसने प्रस्तावित किए थे? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले बात करते हैं, कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बनाई थी? तो राजधानी परिवर्तन की थी, हाँ जी, देवगिरी दौलताबाद बनाई थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, हाँ चलाई थी भाई। देवगिरी पर आक्रमण किया था, यह बात करते हैं कराजल पर चढ़ाई की थी। देखो देवगिरी पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है, उसको अधीन भी कर लिया था। बात करते हैं कराजल की चढ़ाई नहीं की थी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहां पर कराजल पर चढ़ाई की थी, मगर देवगिरी पर आक्रमण नहीं किया था, पहले से ही देवगिरी इनके अधीन था, ठीक है, पहले से ही इनके देवगिरी अधीन था इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगले बढ़ जाते हैं, कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही की नियुक्ति किसने की थी? कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही की नियुक्ति ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने
ये आपको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है मीरे कोही किससे संबंधित है, तो कृषि संबंधित है। किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले बात करते हैं, किस सुल्तान के शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र राज्य बना? तो बंगाल स्वतंत्र राज्य बन गया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल जो था वह स्वतंत्र राज्य बन गया था। हिंदुओं के प्रति सर्वाधिक दयालु था, कौन था? हिंदुओं के प्रति सर्वाधिक दयालु कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के प्रति सर्वाधिक दयालु था। अगले बात करते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगले बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा जगह पर हुई थी। कहां पर? थट्टा पर हुई थी। अगले बात कर लें, किस सुल्तान को विरोधी गुणों का मिश्रण कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, यहां थोड़ा छोटा करते हैं। दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को विरोधी तत्वों का मिश्रण स्वीकार किया है? तो वह किसने किया है? तो यह किया है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। कौन? डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इन्हें विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो फिरोज शाह तुगलक किस वर्ष गद्दी पर बैठा, ये बताना है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो बैठा था गद्दी पर 1360 में। कब? 1360 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1307 में गद्दी पर बैठा था। अगले बात करते हैं, दिल्ली के सुल्तानों में महान निर्माता था। दिल्ली के सुल्तानों में महान निर्माता कौन था जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम रहे थे? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और महान निर्माता क्यों कहा जाता है? इसने नहरों के निर्माण करवाए, कुओं के निर्माण करवाए, इसलिए इसे महान निर्माता कहा जाता है। दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। किस शासक ने ब्राह्मणों से भी जजिया, बात करते हैं, ब्राह्मणों से भी जजिया धार्मिक वसूला था? तो वह किसने वसूला था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फेरो जो फेरे लेते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं? फेरे दिलवाते हैं आपके लिए, पंडित जो होते हैं, ऐसे याद कर लो इसके लिए। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगली बात करते हैं, फतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? फतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो वह खुद हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, फतुहात ए फिरोज शाही। बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वह है फतुहात ए फिरोज शाही। कौन है? फतुहात ए फिरोज शाही। अगली बात कर लेते हैं, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको यहां पर बताना है। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फा कैसे बनना है? ऐसे तो बनना है, तो ऐसे आप इसको जोड़ दो, 8 बन जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे यहां पर लोधी वंश। ठीक है, तो बात करते हैं, लोधी राजवंश की स्थापना किसने की, अथवा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने पहले बता चुका हूं, बहलोल लोधीजा तो लोधी वंश का प्रथम संस्थापक, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक। अगले बनेंगे, जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी ने मिलाया था। किसने? बहलोल लोधी ने मिलाया था। ठीक है, ऐसे याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, याद कर ट्रिकी नहीं है इसके। तो सिकंदर लोधी गद्दी पर कब बैठा? सिकंदर लोधी गद्दी पर कब बैठा? तो सिकंदर लोधी जो था वो 1489 में गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1489 में गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खां था। कौन था? निजाम खां सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम हो जाता है। अगले बात करते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने 1504 में। कब? सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद करनी पड़ेगी। किस शासक ने आगरा को राजधानी बनाया था? तो आपको पता है, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कर दी, तो वही क्या बनाएगा, अब आगरा को राजधानी भी बनाएगा। तो आगरा को राजधानी कौन बनाता है? सिकंदर लोधी बना देता है। ठीक है, अगले बात करते हैं, सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी?
तो सिकंदर लोदी की जो मृत्यु होती है वो होती है 1517 में। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 में। अगले बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको सभी को पता है 21 अप्रैल 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 में। अगली बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर कहाँ पर है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच आपको देखने को मिलेगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 पूरी डेट आपसे पूछेगा। अगली बात करते हैं, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को पराजित किया था। चौसा का युद्ध मैंने बताया था, ये होता है तुम्हारा 1539 में आपको देखने को मिलेगा। और थानेश्वर का तो युद्ध मुझे पता नहीं है। हल्दी घाटी की बात करते हैं, ये मिलेगा 1576 में। और बात करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। तो और पानीपत का युद्ध हो गया 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में। तो पानीपत का युद्ध आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट। पानीपत के ये प्रथम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर जीत गया। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर जीत गया। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। देखा इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई? तो इब्राहिम लोदी कब मारा था? पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाता है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी सल्तनत किस नस्ल के थे? लोदी सल्तनत जो थे वो किस नस्ल के थे, किस वंश के थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछाता है। तो लोदी सल्तनत किस वंश के थे? तो ये अफगानी थे। कौन थे? ये अफगानी थे। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन हो जाता है। तो लोदी सल्तनत किस नस्ल के थे? तो ये अफगान थे। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा मुगल सल्तनत। तो मुगल सल्तनत क्या करेंगे हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज पहली वीडियो, सॉरी अभी मैंने पहली वीडियो थी पार्ट नंबर जो 1 जो है, पार्ट नंबर 1 MCQ का जो है, उसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म करा दिया। अब उसके बाद में मुगल सल्तनत अगली वीडियो आपको पूरी मिल जाएगी, उसमें पूरा की पूरा मुगल सल्तनत आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।